मिनट वेट कर लेते हैं, बस अभी लोग जॉइन करते हैं सेशन। आई होप एवरीवन इज जॉइन द सेशन। स्टार्ट करें। तो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं एक छोटी सी प्रेयर के साथ। सभी लोग मेरे साथ मिलकर बोलेंगे, डियर गॉड डियर यूनिवर्स, प्लीज हेल्प मी स्टे फोकस्ड, प्लीज हेल्प मी लर्न एंड अंडरस्टैंड बेटर, प्लीज हेल्प मी स्टे अवे फ्रॉम ऑल द डिस्ट्रैक्शन, प्लीज हेल्प मी मेंटेन अ वेरी पॉजिटिव एटीट्यूड। 30 सेकंड्स के लिए सभी लोग अपने मन में सोचेंगे जो आप जिंदगी में चाहते हैं। प्लीज थिंक अबाउट इट फॉर 30 सेकंड्स। रीड दिस लाइन विद मी, डियर गॉड डियर यूनिवर्स, प्लीज हेल्प ईच एंड एवरी वन ऑफ अस गेट व्हाट वी वांटेड। तो एक बहुत ही पॉजिटिव नोट के साथ हम आज का सेशन स्टार्ट। आज के सेशन में बहुत सारे अलग-अलग पैटर्न के क्वेश्चंस करने वाले हैं। बेसिकली कल मैंने आप लोगों को एक आरआरबी क्लर्क मेंस का एक मोस्ट एक्सपेक्टेड पेपर मैं आप सभी को करवा रही हूँ। तो इसमें हमने काफी सारे क्वेश्चंस करे थे कल की क्लास में। आई होप सभी ने ये क्वेश्चंस मेरे साथ सॉल्व किए थे। अब उसके आगे के क्वेश्चंस हम आज की क्लास में करेंगे। जैसे कि पूरे के पूरे 40 क्वेश्चंस का हम एक पेपर कर लिए और हमको समझ में आए कि पेपर में एग्जैक्टली आता क्या है। टेंसेस वाली जो आपकी क्लास है बेटा, कल आप लोगों की क्लास है, उसको रिप्लेसमेंट क्लास बोल सकते हैं। कल क्लास नहीं हुई थी तो इसलिए मैंने सैटरडे को क्लास रखी है। तो टेंसेस की शुरुआत हम कल से करेंगे, डोंट वरी। अभी मैं ये पेपर क्यों करवा रही हूँ? क्योंकि बहुत सारे बच्चों का आरआरबी क्लर्क मेंस का एग्जामिनेशन है, तो उन सभी बच्चों के लिए अलग-अलग पैटर्न के क्वेश्चंस और बाकी बच्चों के लिए प्रैक्टिस अलग-अलग पैटर्न। ठीक है, स्टार्ट करें? चलें। तो क्वेश्चन नंबर 18 तक हमने अपने कल की क्लास में किया। जो बच्चे येलो कह रहे हैं लाइक हम लोग का एक कलर कोड होता है। जो क्वेश्चंस हो जाते हैं हम उनको येलो मार्क कर देते हैं, जिससे कि कोई क्वेश्चन गलती से भी रिपीट ना हो जाए क्लास में। तो इसीलिए कलर कोडिंग यूज़ करते हैं। तो येलो क्वेश्चन येलो कलर का मार्क मतलब है कि वो क्वेश्चन ऑलरेडी क्लास में हो चुका है। आपने देखा होगा कभी भी ना क्लास में क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते। बहुत ही बाय चांस बहुत ही रेयर कभी कोई मिस्टेक से येलो मार्क करना छूट गया तो रिपीट हो जाता होगा। अदरवाइज आज तक जितनी परफेक्शन क्लासेस हुई हैं 2017-18 से परफेक्शन चला आ रहा है और अभी तक कभी कोई क्वेश्चन रिपीट नहीं होता। चलिए स्टार्ट करें। शैल वी स्टार्ट? एक्साइटेड एवरीवन? तो हम अलग-अलग पैटर्न्स करने वाले हैं। अलग-अलग तरह के क्वेश्चंस आज सीखने वाले हैं। हर पैटर्न का पहला क्वेश्चन मैं आपको खुद से करवाऊंगी, स्ट्रैटेजी बताऊंगी कैसे करना है। फिर आगे के क्वेश्चंस के लिए मैं आप लोगों को टाइम दूंगी। तैयार सभी लोग? चलो, सबसे पहले हम आ जाते हैं फ्रेज रीअरेंजमेंट के क्वेश्चंस में। तो फ्रेज रीअरेंजमेंट के क्वेश्चंस क्या होते हैं? आपको एक ही सेंटेंस को 4 पार्ट्स में डिवाइड करके दिया जाता है। आपको उनको अरेंज करना होता है जिससे कि जो पूरा-पूरा सेंटेंस बना सको। ये पैटर्न बहुत फ्रीक्वेंटली आपके एग्जाम्स में आता है। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने की स्ट्रैटेजी क्या होती है? पहले सबसे पहले स्ट्रैटेजी सीखना। स्ट्रैटेजी ये है कि आप इन सबको रीड करोगे एक-एक करके और फिर उसके बाद कोई ना कोई पेयर बनाने की कोशिश करो। आपका कोई पेयर बन जाए। पेयर के बेसिस पे ऑप्शन को एलिमिनेट करोगे कि इसमें ये पेयर नहीं है, ये तो नहीं हो सकता, इसमें ये पेयर नहीं है, ये तो नहीं हो सकता। तो बाकी का जो बचा हुआ ऑप्शन होगा उसको चेक करो। तो इस तरह के क्वेश्चन हम 3 स्ट्रैटेजी से करते हैं। सबसे पहले हम पेयर बनाते हैं, फिर हम एलिमिनेशन करते हैं और लास्ट में हम चेकिंग करते हैं। तो 3 स्टेप्स हैं आपके इस पूरे पूरे पैटर्न के क्वेश्चंस को करने में। पहला क्वेश्चन है, साथ में करते हैं। एनहांसिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रमोटिंग नॉन मोटराइज्ड ट्रांजिट। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो जाए और जो नॉन मोटराइज्ड है मतलब बेसिकली जो मोटर पे नहीं है, मतलब आपकी जो ऑटोमेटिक या मोटर से चलने वाली जो चीजें हैं उनको वो जो ना चले उनको प्रमोट करें, मतलब साइकिल वगैरह को प्रमोट करें। मेट्रोपॉलिटन सिटीज जो दुनिया भर में अडॉप्टिंग अपना रही है कंजेशन प्राइसिंग मैकेनिज्म की, अगर भीड़ भाड़ होती है तो उसका प्राइस देना पड़ेगा जिससे कि शहरों में जो ट्रैफिक की डेंसिटी है वो कम हो जाए, शहरों में ट्रैफिक कम हो जाए और हम रोक पाएं व्हीकल से जो धुआं निकल रहा है, तो व्हीकल से जो धुआं निकल रहा है उसको हम रोक पाएं। अलॉन्ग ऑफन अलॉन्ग साइड किसके साथ से कॉम्प्लीमेंट्री साथ के साथ वाले कदम उठा रहे हैं, जैसे कि चलो तो सबसे पहले मुझे पेयर समझ में आया, सच एज इनहैंसिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। एक मुझे कॉम्बिनेशन समझ में आया डी और ए। मैंने कैसे बनाया डी और ए कि बहुत सारे कदम उठाए जा रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट्री का मीनिंग होता है साथ वाले एडिशनल। तो बहुत सारे कदम उठाए जा रहे हैं, जैसे कि कदम क्या है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा कर दो, लोगों को बोलो कि बाइसाइकिल से जाओ या पैदल चल के जाओ, गाड़ियां वाड़ियां यूज मत करो। तो ये कदम ही तो है, पहला कदम ये है, दूसरा कदम ये है कि एक तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो जाए, लोग मेट्रो यूज करें, बसेस यूज करें, अपनी अपनी गाड़ियां ना लेके जाएं, और दूसरा लोग साइकिल यूज करें, पैदल चलें, इस तरीके से जाए। तो कदम उठाए जा रहे हैं, वो कदम कौन से हैं वो ए में दिया हुआ है, इसका मतलब डी और ए का मैंने पेयर बनाया। अगला ऑप्शन स्टेप क्या होता है, एलिमिनेट करो, जिसमें डी ए नहीं है उसको हटा दो। इसमें भी डी ए नहीं है, इसमें भी डी ए नहीं है, इसमें भी डी ए नहीं है, नो रीअरेंजमेंट रिक्वायर्ड में भी डी ए नहीं है, नो रीअरेंजमेंट रिक्वायर्ड का मतलब होता है एबीसीडी। तो इसमें भी डी ए नहीं है। अब एक ही बचा है ए। अब बहुत सारे लोग क्या करेंगे, यहीं के यहीं आंसर मार्क कर देते हैं, बट आपको ऐसा नहीं करना है। आपको इसको अगले स्टेप पे भी आना है, चेक भी करना है। बहुत बार क्या होता है हम गलती से ना कुछ गलत पेयर बना लेते हैं जिसकी वजह से हमारा आंसर गलत हो जाता है। तो इसीलिए हमें चेकिंग भी करनी है। चलो बीसीडीए को चेक करते हैं। दुनिया भर में जो मेट्रोपॉलिटन कंट्रीज हैं वो अपना रही हैं, क्या अपना रही हैं, कंजेशन प्राइसिंग मैकेनिज्म की। अगर भीड़ भाड़ है तो उस भीड़ भाड़ को कम करो। क्यों अपना रही है? जिससे कि ट्रैफिक कम से कम हो जाए, व्हीकल में से जो धुआं निकल रहा है वो कम हो जाए, और साथ ही साथ वो बहुत सारे ऐसे कदम भी उठा रही है जैसे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा कर रही है और नॉन मोटराइज्ड ट्रांजिट के ऊपर बात कर। तो आंसर बिल्कुल मैच कर गया। आंसर इज ए बी सी डी। कोई परेशानी स्टक कर रहा है आगे? एक बार बेटा रिफ्रेश कर लेंगे, जितने बच्चों का स्टक कर रहा है ना, मैं टीम को भी बोल देती हूँ तो चेक कर। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन खुद से करेंगे ट्राई। कर का मीनिंग होता है रोकना बेटा। कंजेशन मींस भीड़ भाड़, एमिशंस मींस धुआं, एनहांस मींस इंक्रीज करना। एक बार दोबारा समझाओ, अगर किसी बच्चे का स्टक हो गया था बीच में। तो मेट्रोपॉलिटन सिटीज जो हैं दुनिया भर में कंजेशन प्राइसिंग मैकेनिज्म्स लगा रही हैं कि अगर ट्रैफिक है तो उसको रोका जाए, जिससे कि ट्रैफिक की डेंसिटी कम हो जाए, धुआं जो हो रहा है वो कम हो जाए, और साथ के साथ एडिशनल कदम भी उठा रही है जैसे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा कर रही है, और जो लोग नॉन मोटराइज तरीके से मूव करते हैं, मतलब गाड़ी वाड़ी से नहीं मूव कर रहे, बाइक वाइक से नहीं मूव कर रहे, साइकिल वगैरह से मूव कर रहे, उसको भी प्रमोट कर रही है। आंसर वाज चलो। अगला क्वेश्चन खुद से ट्राई करेंगे, सभी के पास 1 मिनट का टाइम है। चलिए अगला देखते हैं। और जो उम्मीदें हैं पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की,
ठीक है। बोलस्टर्ड मीन्स स्ट्रांग बन गई है। किस चीज़ से स्ट्रांग बन गई है? स्ट्रांग डोमेस्टिक मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स, कि हमारे यहाँ कंट्री में जो प्रिंसिपल्स हैं वो बहुत स्ट्रांग है। इंडियन इक्विटी मार्केट्स जो है उन्होंने अभी-अभी विटनेस किया है, मतलब देखा है सिग्निफिकेंट फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, बहुत ज़्यादा बाहर से पैसा आया है हमारे यहाँ, इनफ्लो हुआ है। तो क्या देखा है? पैसा आते हुए देखा है। तो इक्विटी मार्केट्स में क्या देखा है? देखा है कि हमारे यहाँ बहुत सारा इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो हमारा एक पेयर बना सी और डी का। सी और डी का पेयर बना तो ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया। चलो, अब ये इन्फ्लो कहाँ से आया है? ये इन्फ्लो क्यों स्ट्रांग हुआ है? ये इन्फ्लो इसलिए स्ट्रांग हुआ है कि हमारे फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं और हमारे यहाँ उम्मीद चल रही है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, मतलब बी और ए का भी पेयर था। बी और ए, ये इन्फ्लो किस चीज़ से स्ट्रांग हुआ है? डी और डी का भी पेयर था। तो ये जो इन्फ्लो आया है वो क्यों आया है? इसलिए आया है कि हमारे फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग है, मतलब पॉजिटिव टोन और उम्मीद है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। तो इन 2 कारणों की वजह से दिस एंड दिस, इन 2 कारणों की वजह से हमारे यहाँ बहुत इन्वेस्टमेंट आ रहा है। इसका मतलब पेयर किसका था? बी और ए का था, तो ये दोनों ऑप्शंस के अलग हैं। एक बार पूरा इसको चेक कर लो। तो इंडियन इक्विटी मार्केट्स में भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट देखा, किस चीज़ की वजह से? क्योंकि हमारे फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग है और हमारे यहाँ उम्मीद चल रही है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी। अगला ट्राई करोगे? चलो, ऑल द बेस्ट एवरीवन। चलिए कोशिश करते हैं। ऑफ द आयुष्मान भारत स्कीम टू इंक्लूड आशा और आंगनवाड़ी वर्कर्स जो हैं, इनको क्या प्रोनाउंस करते हैं? मुझे बताएं, आंगनवाड़ी या आंगनवाड़ी है ना शायद, आशा एंड आंगनवाड़ी वर्कर्स एम्स टू प्रोवाइड, वो क्या दे रहे हैं? देम विद फ्री हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज, द रीसेंट एक्सपेंशन ऑफ द मैंडेट। ठीक है, चलो सबसे पहले तो इंक्लूड किसको किया जाए? टू इंक्लूड, इंक्लूड आशा एंड आंगनवाड़ी वर्कर्स करेंगे तो एम्स नहीं आ सकता। टू के साथ कभी वर्क की फर्स्ट फॉर्म एसओडीएस नहीं आ सकता, तो ए और बी का पेयर तो नहीं हो सकता। टू के साथ वर्क की फर्स्ट फॉर्म है और फिर वी वन प्लस ये तो नहीं आ सकता। तो ए और बी का पेयर तो नहीं हो सकता, तो ये दोनों तो एलिमिनेट हो। ए और सी इंक्लूड कर दो उनको, टू इंक्लूड देम विद फ्री हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज। तो ए और सी का पेयर समझ में आ रहा है। ए और सी मैम आंगनवाड़ी या आंगनवाड़ी, आंगनवाड़ी कह रहे हैं बस। हाँ, तो ए और सी का पेयर समझ में आ रहा है, तो ये भी एलिमिनेट। चलो अब मेरे पास ये 2 ऑप्शंस बचे हैं, इन दोनों को चेक कर लेते हैं। पहले डी, ए, सी, बी को चेक किया, तो जो रीसेंट एक्सपेंशन हुआ है ऑर्डर का, किस चीज़ का जो ऑर्डर आया है? आयुष्मान भारत स्कीम का, कि इंक्लूड करो, किनको इंक्लूड करो? नहीं, ए और सी का भी पेयर नहीं है। एक बार इसको चेक करते हैं। रीसेंट एक्सपेंशन जो आया मैंडेट, ये भी नहीं है, कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने बताया ना, इसलिए चेकिंग ज़रूरी होता है, उन्होंने पेयर बनाने में कुछ गड़बड़ करी है। लास्ट स्टेप इसलिए इंपॉर्टेंट था कि आपको समझना है कि आपका पेयर गलत है। चलिए वो दोबारा चेक करते हैं। आयुष्मान भारत स्कीम टू इंक्लूड आशा एंड आंगनवाड़ी वर्कर्स एम्स, अच्छा ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगी फिर। इसका सब्जेक्ट ढूँढना पड़ेगा। कौन सी चीज़ है जो एम कर रही है? इस एम्स का सब्जेक्ट क्या होगा? ये भी प्रीपोजिशन से स्टार्ट हो रहा था, ये भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी। ये भी प्रीपोजिशन से स्टार्ट हो रहा था, ये भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन। तो इस वर्ब का सब्जेक्ट कहाँ था? इस वर्ब का सब्जेक्ट ये रहा। ये प्रीपोजिशन से हो रहा था, ये भी एडिशनल। तो जो रीसेंट एक्सपेंशन हुआ है, किस चीज़ का? जो मैंडेट आया है आयुष्मान भारत स्कीम का, और वो क्या बोल रहा है कि आप आशा और आंगनवाड़ी वर्कर्स को इंक्लूड करो। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है कि उन लोगों को फ्री हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज दिया। मतलब आंसर वाज़ डी, ए, बी है। आंसर वाज़ सी। फिर उसको एक और तरीके से समझते हैं। एक बार क्या स्ट्रैटेजी है इसकी? क्या सभी को ये बात समझ में आ रही है कि ये वर्कर्स नाउन है और ये जो देम है उनका प्रोनाउन है? इसको एक तरीके से और समझते हैं। वर्कर्स को प्रोवाइड किया जाए, तो वर्कर्स नाउन है और देम उसका प्रोनाउन है। इसका मतलब बी जो है वो सी से पहले ही आएगा। कितना पहले आएगा, कितना बाद में आएगा ये नहीं पता, बट बी सी से पहले आएगा, क्योंकि नाउन हमेशा अपने प्रोनाउन से पहले आता है। मतलब प्रोनाउन से पहले नाउन लिखने की जरूरत होती है। इसका मतलब है बी सी के बाद नहीं आ सकता, बी सी के बाद नहीं आ। ये दोनों ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो। चलो अब इसको इन दोनों को चेक कर लेते हैं। डी, बी, ए, सी, जो रीसेंट एक्सपेंशन है मैंडेट, मैंडेट आशा कुछ नहीं हो सकता, मतलब डी और डी का पेयर नहीं हो सकता, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। अगली बात कवरेज द, नो रीअरेंजमेंट रिक्वायर्ड, तो गलत था ही, तो ऐसे भी आप आंसर तक पहुंच सकते थे। आंसर वाज व्हाट? आंसर वाज सी। तो एक ही क्वेश्चन को करने की बहुत सारी स्ट्रैटेजीज होती है, हमें उन स्ट्रैटेजीज पर फोकस करना होता है। एक से नहीं तो दूसरी से, दूसरी से नहीं तो तीसरी से, किसी न किसी स्ट्रैटेजी का आंसर निकल ही जाएगा। यस, चलो अगला क्वेश्चन ट्राई करेंगे सभी लोग। ऑल द बेस्ट। चलिए लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। रिफ्लेक्टिंग ग्रेजुअल, ग्रेजुअल मीन स्लो, लेबर मार्केट इंप्रूवमेंट, धीरे धीरे लेबर की मार्केट में इंप्रूवमेंट हो रहा है। टू 56.1% दिसंबर 2025, दिसंबर 2025 में इतना हुआ। वाइल जो वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन है वो इंक्रीज हो गया 53.4%। फीमेल फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रोज, अच्छा रोज कितना राइज हुआ? रोज वाइल नहीं हो सकता, रोज रिफ्लेक्टिंग नहीं हो सकता, रोज टू। एक मुझे डी और डी का पेयर समझ में आया। रोज टू 56.1%, तो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जो है बढ़ गया 56.1% हो गया दिसंबर 2025 में। डी और डी का पेयर समझ में आया, तो ये भी चला गया और ये भी चला गया। अच्छा, अब ये तो इतना बढ़ गया जबकि वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन इतना बढ़ गया। वाइल क्या करता है, दो जब एक्शन सेम टाइम पे हो रहे होते हैं उनको भी कनेक्ट करता है। तो ये तो इतना बढ़ गया जबकि वर्कफोर्स इतना बढ़ गया, तो डी बी के बाद सी आएगा। वाइल क्या कर रहा है, दो एक्शंस, दो चीजें जो सेम टाइम पे हुई हैं उनको कनेक्ट कर रहा है। तो ये इतना बढ़ा जबकि वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन इतना बढ़ा, तो डी बी सी होगा, तो ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी है। इसको चेक कर लेते हैं। तो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इतना हो गया जबकि वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन इतना हो गया, और ये क्या दिखा रहा था कि धीरे धीरे लेबर मार्केट में इंप्रूवमेंट। आंसर वाज, एग्जाम में आएंगे इस तरह के क्वेश्चन कर लोगे फ्रेजली अरेंजमेंट के, तो बेसिकली क्या करना है, एक पेयर बनाना है।
आगे बढ़े, चलो अगले पैटर्न पे आते हैं। द नेक्स्ट इज एरर डिटेक्शन। चलो क्विज फॉर्मेट में करें एरर डिटेक्शन। 4 क्वेश्चंस हैं, बैक टू बैक मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, आप लोग मुझे एरर्स बताओगे। चलिए ऑल द बेस्ट। लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन। एरर्स आइडेंटिफाई करनी है, है ना? इंडिया के जो कोऑपरेटिव रिफॉर्म्स हैं, कोऑपरेटिव चेंजेस जो आ रहे हैं अंडर सहकार से समृद्धि, ये जो स्कीम है हैज एनहांस्ड। अब तो ध्यान से समझना, मैंने आप लोगों को बताया था एडिशनल इन्फॉर्मेशन। एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या होती है? प्रीपोजिशन से शुरू हो रही होती है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन खत्म कहाँ होती है? वर्ब से जस्ट पहले खत्म हो जाती है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या थी? एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी। तो ये वर्ब का सब्जेक्ट कौन हुआ? इस वर्ब का सब्जेक्ट हो गया रिफॉर्म्स। रिफॉर्म्स क्या है? प्लूरल है, रिफॉर्म्स है, तो प्लूरल के साथ तो हैव लगा है। तो किस पार्ट में एरर हो गया? बी पार्ट में। तो इंडिया के जो चेंजेस आए हैं इस स्कीम के अंदर, उन्होंने एनहांस कर दिया, मींस बढ़ा दिया है रूरल लाइवलीहुड, लोगों की रोजी रोटी कमाने का जरिया बढ़ गया है और वुमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ गया है। और ये दिखा रहा है क्या कि कोऑपरेटिव जो है पिलर है सबके साथ में ग्रोथ के, इंक्लूसिव सबको साथ में लेके चले। कोऑपरेटिव क्या होता है? पूरी पूरी सोसाइटी हो जाती है। जैसे अमूल क्या है? अमूल एक पूरी पूरी सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी है। शोकेसिंग दिखाना, शोकेसिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, V1 + ING से आप दे सकते हो। जब भी आपको किसी की इन्फॉर्मेशन ऐड करनी होती है, आप V1 + ING से दे सकते हो, या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म से दे सकते हो, या फिर आप प्रीपोजिशन। अगला क्वेश्चन, विद द इनॉग्रेशन ऑफ द न्यू टर्मिनल, ये जो नया टर्मिनल इनॉग्रेट हुआ, पैसेंजर्स जो हैं अब एंजॉय कर सकते हैं बहुत ही सीमलेस, सीमलेस मींस स्मूथ, बहुत ही स्मूथ कनेक्टिविटी वो एंजॉय कर सकते हैं। एंड स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी, स्टेट ऑफ द आर्ट मींस बेस्ट ऑफ द बेस्ट फैसिलिटीज वो एंजॉय कर सकते हैं। ये मार्क कर रहा है एक बहुत ही सिग्निफिकेंट मींस बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट माइलस्टोन का मतलब है अचीवमेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अचीवमेंट है सिटी की एविएशन हिस्ट्री में। सिटी की एविएशन मींस फ्लाइट से रिलेटेड, सिटी की हिस्ट्री है। राम की गाड़ी होती है तो आप क्या लिखते हो? राम्स कार। तो अगर सिटी की हिस्ट्री है तो क्या लिखोगे? सिटीज एविएशन। जब भी क की के होता है और क की के क्या बता रहे होते हैं? हक बता रहे होते हैं। तो आप वहाँ पे क्या लगाते हो? आप वहाँ पे अपॉस्ट्रोफी एस लगाते हो। तो यहाँ पे क्या आएगा? सिटीज एविएशन। तो आंसर इज व्हाट? किस पार्ट में एरर है? आपके डी पार्ट में एरर। अगला क्वेश्चन, हिस्ट्री ऑफ द सिटी भी कर सकते हो, एविएशन हिस्ट्री ऑफ सिटी भी कर सकते हो। अगर गवर्नमेंट ने समय पर एक्शन लिया होता वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन को लेके, तो जो सेकंड वेव है पैंडेमिक की वो मैनेज हो गई होती अच्छे से। देखो रिजल्ट में क्या दिया हुआ है? कुड प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड। तो अभी हम पढ़ेंगे भी कंडीशनल सेंटेंसेस, जिन लोगों ने 120 रूल्स ऑफ ग्रामर पढ़े उनको थोड़ा सा हेल्प मिल होगी कि जब भी रिजल्ट में कुड प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, तो जो कंडीशन होती है, जो इसके बाद वाला पार्ट होता है, वो किस टेंस में आता है? पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो जब भी कंडीशन पास्ट परफेक्ट टेंस में होती है, तो रिजल्ट में आप क्या यूज करते हो? कुड या वुड या शुड या माइट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर पैसिव वॉइस है तो, और अगर एक्टिव वॉइस है तो डायरेक्ट कुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड। तो ये कंडीशनल सेंटेंसेस का गोल्डन रूल नंबर 3 है। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है अभी 120 रूल्स ऑफ ग्रामर, ग्रामर ग्रंथ अभी नया वाला देखना है, डोंट वरी, पूरा पूरा चैप्टर मैं आपको पढ़ाऊंगी। तो आंसर इज व्हाट? सॉरी, आंसर इज व्हाट? ए पार्ट आपका गलत। कोई परेशानी? आगे बढ़ते हैं। हम सिटी तक का डाउट है, हम सिटी के साथ तो अपोस्ट्रोफी नहीं लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? सिटी एक प्लेस है, प्लेस के साथ, टाइम के साथ, कोई हेवनली बॉडी है, सन मून अर्थ, इनके साथ सबके साथ अपोस्ट्रोफी लग सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। चलो, मैनी इन्वेस्टर्स, बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो हैं क्या कर रहे हैं? आर एलोकेटिंग अ लार्ज पार्ट ऑफ देयर पोर्टफोलियो, अपने पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो समझते क्या होता है? पोर्टफोलियो होता है फॉर एग्जांपल आपके 100 रुपए, जो आपको 100 रुपए इन्वेस्ट करने हैं, तो आपने क्या सोचा कि मैं 10 रुपए गोल्ड में लगा देता हूँ, 20 रुपए सिल्वर में लगा देता हूँ, 30 रुपए शेयर मार्केट में लगा देता हूँ, बाकी के पैसे की कोई लैंड खरीद लेता हूँ। तो ये आपने अपना पूरा पोर्टफोलियो बना लिया, जिस तरीके से आपने अपना पैसा डिवाइड किया उसको बोलते हैं आपका पोर्टफोलियो। तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो हैं अपने पोर्टफोलियो का बहुत बड़ा हिस्सा ग्रीन बॉन्ड में लगा रहे हैं। ग्रीन बॉन्ड को क्या माना जा रहा है? लो रिस्क सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट है। लो रिस्क का सस्टेनेबल भी जो चलता रहेगा, ग्रीन बॉन्ड्स है ना, ग्रीन बॉन्ड्स के लिए इन्वेस्ट, ग्रीन बॉन्ड्स है ना इन्वेस्टमेंट, तो ग्रीन बॉन्ड्स तो प्लूरल है। तो यहाँ पे क्या आएगा? आ रहा है। तो विच आर सीन, जिनको कैसे देखा जा रहा है कि कंपैरेटिवली कम रिस्क का इन्वेस्टमेंट। इस पार्ट में एरर हो गया, सी पार्ट में एरर हो गया कि यहाँ पे इसकी जगह क्या आएगा? आर आएगा, क्योंकि हम ग्रीन बॉन्ड्स की
अगला, हिज क्लास टीचर, उसके क्लास टीचर ने एम्फसाइज किया ऑन द इंपॉर्टेंट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, हमेशा याद रखना। जैसे अटैक है, जब ये वर्ब है ना, डिस्कस है, एम्फसाइज है, इन तीनों के आगे आप कभी भी प्रपोजिशन नहीं लगाते। ये जिस पे अटैक किया है ना, ऑब्जेक्ट डायरेक्ट लगा देते। ही अटैक्ड ऑन राम गलत होता है, ही अटैक्ड राम सही है। रावण अटैक्ड ऑन राम गलत है, रावण अटैक्ड राम सही। आई डिस्कस्ड अबाउट द प्रॉब्लम गलत है, आई डिस्कस्ड द प्रॉब्लम सही। ही एम्फसाइज्ड ऑन इट गलत है, ही एम्फसाइज्ड इट सही है। मतलब इनके सामने ना प्रपोजिशन वगैरह नहीं लगाते, ये डायरेक्टली अपना ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, मतलब डायरेक्टली जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं वो ले लेते हैं। तो उसकी क्लास टीचर ने जोर डाला, किसके ऊपर जोर डाला कि रोज रीडिंग करने की हैबिट की कितनी इंपॉर्टेंस है, और किस दौरान डाला, पेरेंट टीचर मीटिंग जब हुई थी उसमें उसने बोला, जो कि पिछले सैटरडे हुई। तो अटैक अगर वर्ब का रोल प्ले कर रहा है तो ऑन नहीं लगा सकता। ही अटैक्ड ऑन राम गलत है, ये बहुत बार क्वेश्चन में आपके आ चुका है क्वेश्चन, गलत है, ही अटैक्ड राम। आई वांट टू डिस्कस अबाउट द मैटर, गलत है, आई वांट टू डिस्कस द मैटर। क्लियर सभी को? तो किस पार्ट में एरर हो गया, ए पार्ट में। आगे बढ़े। अब बहुत सारे बच्चों को क्या होता है, एक और गलती बहुत सारे बच्चे करते हैं, जब उनको कोई एरर नहीं समझ में आ रही होती ना, तो वो सिंगुलर प्लूरल में गेम खेलने लगते हैं। मैम हैबिट्स को हैबिट कर दो, पेरेंट को पेरेंट्स कर दो, या टीचर को टीचर्स कर दो, या वहाँ पे कोई और वर्ड था उसको एस लगा दो, उसका एस लगा दो। तो वो सिंगुलर प्लूरल में गेम मत खेलो। सिंगुलर से प्लूरल, प्लूरल से सिंगुलर तभी करना जब कोई लॉजिक हो उसके पीछे, कहीं कोई सिंगुलर वर्ब दे रखी हो या कोई सिंगुलर नाउन दे रखा हो, तभी गेम खेलना है। अदरवाइज मत खेलना है सिंगुलर प्लूरल वाला गेम, हमेशा डुबो देगा। हमेशा लॉजिक ढूंढते हैं रिडक्शन में, ना कि इसका सिंगुलर अच्छा लग रहा है फिर इसका प्लूरल अच्छा लग रहा है। अगर कोई लॉजिक नहीं है सिंगुलर को प्लूरल करने में, प्लूरल को सिंगुलर करने में, तो चेंज मत करना। क्लियर? आगे बढ़े। चलो, लास्ट सैटरडे लास्ट आ गया ना, जब भी लास्ट प्रीवियस नेक्स्ट आ जाता है तो कोई प्रपोजिशन नहीं लगाते। अगले पैटर्न के लिए तैयार? चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पैटर्न पे। क्लोज टेस्ट का एक डिफरेंट पैटर्न है। क्लोज टेस्ट आपको क्या दिया हुआ है, एक वर्ड दिया हुआ है जो कि गलत भी हो सकता है, आपको बताना है वो वर्ड आप किससे रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट एवरीवन। सभी के पास 5 मिनट, 5 नहीं 3 मिनट का है। लेट्स डिस्कस दीस क्वेश्चंस। सबसे पहले हमने ऊपर ऊपर से पढ़ा, इंडिया जो है अपनी इंडिपेंडेंस की किस चीज़ की तरफ आगे बढ़ रही है, तो हम डेवलप कंट्री बन जाएगा 2047 तक। हायर एजुकेशन की इंपॉर्टेंस है, ये सब चीज़ें हमने इंप्रूव करी हैं। मतलब इंडिया जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, इंडिया में ये चीज़ें इंप्रूव करने की जरूरत है, उन सब चीज़ों के बारे में बात करें। एक बच्चे का डाउट है, मैम उसमें दूसरा चेंज तो नहीं, बेटा अभी बताऊंगी। 25 क्वेश्चन डाउट पूछा है, मैं बताऊंगी, पहले इस क्वेश्चन फोकस करें। इंडिया अप्रोच कर रहा है, इंडिया किसकी तरफ जा रहा है? अप्रोच का मतलब होता है कि तरफ जाना। इंडिया किस चीज़ की तरफ जा रहा है अपनी इंडिपेंडेंस? 2047 तक क्या हो जाएगा बताओ? हम एक डेवलप्ड कंट्री बन जाए 2047 तक, तो क्या है इंडिया अपनी इंडिपेंडेंस किस चीज़ की तरफ जा रहा है? 2047 तक किस चीज़ की तरफ पहुंचेगा? जुबली एक जनरल टर्म है।
जुबली में बहुत सारी जुबली हो सकती है। सिल्वर जुबली हो सकती है मतलब 25 ईयर्स, गोल्ड जुबली हो सकती है मतलब 50 ईयर्स, डायमंड जुबली हो सकती है मतलब 75 ईयर्स, प्लैटिनम जुबली हो सकती है मतलब 100 ईयर्स। तो कौन सी जुबली है? तो नहीं लिखा हुआ, तो जुबली तो नहीं आ सकता। एनिवर्सरी कौन सी एनिवर्सरी है भाई? 50th एनिवर्सरी है, 75th एनिवर्सरी है, 80th एनिवर्सरी, ये भी जनरल टर्म हो गया। बताया नहीं कौन सी एनिवर्सरी, तो ये भी नहीं हो सकता। विसेंनियल का मतलब होता है वो चीज़ जो हर 20 साल में होती है, अकरिंग एवरी 20 ईयर्स। हाँ, सेंटेनरी का मतलब होता है 100 साल पूरे हो रहे हैं। 2047 तक क्या हो जाएंगे? हम 100 साल पूरे। सेलिब्रेशन कौन सा सेलिब्रेशन? जनरल टर्म हो गया। तो आंसर इज व्हाट सी। तो इंडिया जैसे अपने इंडिपेंडेंस के 100वें साल की तरफ जा रहा है, तो हमारी जो एस्पिरेशन है, जो हम चाहते हैं कि हमें डेवलप कंट्री बन जाए 2047 तक, इसमें फिर से अटेंशन आ गया है। और किस चीज़ का अटेंशन है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का क्या रोल है कंट्री के डेवलपमेंट। चलो अगला। ओवर द पास्ट डेकेड, पिछले 10 सालों में इंडिया ने एक्सपैंड किया है एक्सेस, कितने लोग चीज़ों को यूज़ कर पा रहे हैं वो बढ़ा दिया है। एनरोलमेंट लेवल्स, कितने लोग स्कूल्स में अपना नाम दाखिल करवा पा रहे हैं, दाखिला बढ़ गया है। और हमने एक कॉम्प्रिहेंसिव मीन्स कंप्लीट, रिफॉर्म मीन्स बदलाव, फ्रेमवर्क मीन्स प्लान। हम एक पूरा का पूरा एक प्लान लोगों के सामने रखा है, किसके थ्रू? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। अच्छा, अब सारे वर्ड्स देख। किसी प्लान को आप डिप्लॉय करते हो, डिप्लॉय का मतलब होता है तैनात करना, जैसे आर्मी को डिप्लॉय किया जाता है, फोर्सेस को डिप्लॉय किया जाता है। तो डिप्लॉय का मीनिंग होता है पुट इन यूज या फिर पुट ऑन सर्विस। तो किसी प्लान को आप यूज में लेते हो या सर्विस पे लगाते हो? प्लान को अप्लाई करते हो? नहीं, मेथड को अप्लाई करते हो। मेथड इज अप्लाइड नॉट अ प्लान। फ्रेमवर्क या सिस्टम अप्लाई नहीं होता। हाँ, आर्टिकुलेट करने का मतलब होता है कि हमने लोगों के सामने अपना इंटेंट बता दिया है। आर्टिकुलेट का मतलब होता है एक्सप्रेस्ड। तो हमने पूरा का पूरा, सरकार ने पूरा का पूरा, इंडिया ने पूरा का पूरा एक फ्रेमवर्क लोगों के सामने रखा है, और किसके थ्रू? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू पूरा पूरा फ्रेमवर्क सामने रखा है। वॉइस का मतलब उसे बोलना होता है, बोला नहीं है हमने फ्रेमवर्क, हमने लोगों के सामने रखा है। एक्टिवेट, किसी सिस्टम को एक्टिवेट करते हो, किसी सॉफ्टवेयर को एक्टिवेट करते हो, किसी प्लान को एक्टिवेट करते हो। प्लान कौन सा प्लान? रिचार्ज प्लान, उसको एक्टिवेट करते हो। तो यहाँ पे जो बेस्ट वर्ड है वो कौन सा है? आर्टिक्यूट, दैट इज। तो हमने बहुत क्लियरली अपना इंटेंशन सामने रखा है कि हम एक बहुत बड़ा चेंज लेके आना है, और किसके थ्रू वो चेंज लेके आना चाहते हैं? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू वो चेंज लेके। वर्ड्स बहुत क्लोज थे आपस में, वाज अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। अगला, जैसे जैसे इंप्लीमेंटेशन आगे बढ़ रहा है, ये बात बिल्कुल साफ होती जा रही है कि पॉलिसी का डायरेक्शन तो अपनी जगह पर है, पॉलिसी तो सही हम बना रहे हैं, लेकिन जो इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी है कि हम उस चीज को इम्प्लीमेंट भी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, सिस्टम का जो डिजाइन है उस वो क्या मांग रहा है हमसे? फोकस मांग रहा है। मतलब अब उसको ज्यादा फोकस देने की जरूरत है। मैं आपको सारे वर्ड्स का मीनिंग बता रही हूँ, आप मुझे आंसर बताना। एक्वायर का मीनिंग होता है उसने ले लिया अपने आप, किसी ने कोई चीज एक्वायर कर लिया मतलब ले लिया। एक्सपेक्ट का मतलब होता है उम्मीद करना, आप किसी से कोई चीज एक्सपेक्ट कर रहे हो, उम्मीद कर रहे हो। इंसान उम्मीद करता है, सिस्टम कभी भी उम्मीद नहीं कर सकता। तो उम्मीद करना वैसे सही था वर्ड, लेकिन इसमें यूज कोई भी इंसान की उम्मीद होती है, किसी लिविंग थिंग की उम्मीद होती है। सिस्टम डिजाइन की कैपेसिटी की कोई उम्मीद नहीं हो सकती। सॉलिसिट का मतलब रिक्वेस्ट करना होता है, किसी को रिक्वेस्ट करो, सिस्टम रिक्वेस्ट नहीं कर सकता। प्रोक्योर का मतलब होता है, प्रोक्योर से वीट प्रोक्योरमेंट होता है, फूड प्रोक्योरमेंट होता है। प्रोक्योर वर्ड का मीनिंग क्या होता है कि आपने उस सामान को अपने पास ले लिया। तो प्रोक्योरमेंट जब भी हम वर्ड यूज करते हो फिजिकल चीजों के लिए यूज करते हैं। फिजिकल चीजों का मतलब क्या है कि आपने कोई चीज ऑब्टेन कर लिया। मेरिट का मतलब होता है डिजर्व करना। आंसर बताओ क्या होगा? मैं आपको सारे वर्ड्स का मीनिंग बता दिया। तो अब ये जो सिस्टम की डिजाइन है, डिजर्व करती है फोकस, मतलब हमें इस चीज के ऊपर फोकस डालना पड़ेगा। मेरिट करना मींस डिजर्व करना। तो अब सारा का सारा फोकस इसको, ये डिजर्व करता है, मतलब सारा का सारा फोकस अब इस चीज पे डालना पड़ेगा। ये फोकस ऑब्टेन नहीं कर रहा है, ये फोकस रिक्वेस्ट नहीं कर रहा है, ये फोकस की उम्मीद लगा के नहीं बैठा है, इसने फोकस को पा नहीं लिया है, ये डिजर्व करता है फोकस, मतलब सारा फोकस इसको देना पड़ता। फिर से वर्ड्स बहुत क्लोज थे। अगला, इस कॉन्टेक्स्ट में, इस पूरे के पूरे बैकग्राउंड में, इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए जो आइडिया आया है कि सेकंड जनरेशन रिफॉर्म्स की, मतलब दूसरे चेंजेस लाए जाए, इस जनरेशन के चेंजेस लाए जाए हायर एजुकेशन में। ये अगर आप एडिटोरियल क्लास में आते हो, ये फ्रेज आपने बहुत बार पढ़ा होगा, एंड दैट इज अज्यूम इंपॉर्टेंस। किसी भी चीज ने इंपॉर्टेंस अज्यूम कर लिया, मतलब उस चीज ने इंपॉर्टेंस ले लिया। ये फ्रेज हमने बहुत बार पढ़ा है। तो कोई भी अगर इंपॉर्टेंस अज्यूम कर रही है, इसका मतलब है कि वो इंपॉर्टेंस ले रही है, पूरा का पूरा फ्रेज होता है। अब आप बोलोगे मैम अज्यूम और प्रिज्यूम का मीनिंग तो सेम होता है, प्रिज्यूम का मीनिंग भी अज्यूम होता है, तो हम प्रिज्यूम क्यों नहीं लगा सकते? इसका और इसका मीनिंग सेम है, तो हम ये क्यों नहीं लगा सकते? वही बात, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, बंदर को वानर नहीं कर सकते, या बंदर को मंकी नहीं कर सकते। एट एन आर्म्स लेंथ, एक फ्रेज है, एट एन आर्म्स लेंथ। किसी को अगर आप एक आर्म्स की लेंथ पे रख रहे हो, मतलब आप उसको दूर रख रहे हो, इस आर्म को हैंड नहीं कर सकते। मतलब फ्रेज में जो शब्द लिख दिया गया, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, नाच ना जाने आंगन तिरछा नहीं कर सकते। मतलब फ्रेज में जो शब्द लिख दिया गया, जो इंग्लिश बनाने वालों ने या हिंदी बनाने वालों ने अपने मुहावरों में, अपनी कहावत में, फ्रेजेस में जो वर्ड लिख दिया, आप उस वर्ड को उसके सिनोनिम से भी चेंज नहीं, तो मतलब प्रिज्यूम भी नहीं कर सकते। इन फर्क मीनिंग आपको बताइए, पैसेज पढ़ के अपनी अंडरस्टैंडिंग लगा। कंक्लूड करना मींस अंत में आपको क्या समझ, स्पेक्युलेट करना मतलब गेस करना। तो आंसर इज व्हाट? अज्यूम इंपॉर्टेंस इज अ फ्रेज। अब ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन था, कितने लोगों को क्वेश्चन समझ में आया है, कितने लोगों का सही निकला, लेट्स सी। इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट छुपे हैं। पहले मुझे ये बताओ, क्या हाउएवर और ये जो नेवरदलेस है, इनको आप जिन दो सेंटेंसेस को कनेक्ट कर रहे हो, पहला सेंटेंस ये और दूसरा ये, इन दोनों के पहले लगा सकते हो? क्या ये दोनों स्टार्टर्स हैं? नॉट अ स्टार्टर। अब मैं समझाती हूँ स्लाइड्स में, मतलब जिन लोगों ने स्टार्टर कनेक्टर वाली क्लास देखी है उनको पता होगा कि ये दोनों के दोनों शब्द स्टार्टर नहीं है। स्टार्टर ना होने का मतलब क्या होता है? ही इज पुअर, ही स्पेंड्स अ लॉट। वो गरीब है, वो बहुत खर्चा करता है। अगर मुझे इन दोनों सेंटेंस को कनेक्ट करना है, तो मैं हाउएवर को बीच में लगा सकती हूँ, यहाँ पे नहीं लगा सकती। इसको बोलते हैं कि हाउएवर स्टार्टर नहीं है। मुझे अगर इन दोनों को कनेक्ट करना है, तो मैं बट को बीच में लगा सकती हूँ, मैं बट को यहाँ नहीं लगा सकती, मतलब बट स्टार्टर नहीं होता है। नेवरदलेस का मतलब होता है फिर भी दिल है हिंदुस्तानी वाला फिर भी। अगर मुझे इन दोनों को कनेक्ट करना है, तो मैं नेवरदलेस को बीच में लगा सकती हूँ, यहाँ स्टार्टिंग में नहीं लगा सकती। इसका मतलब ये शब्द, ये आपका येट, आपका बट, आप, ये स्टार्टर्स नहीं होते, मतलब इन दोनों के स्टार्टिंग में। जबकि ये जो वाइल होता है, ये स्टार्टर होता है। मतलब मैं इस वाइल को स्टार्टिंग में लगा सकती हूँ जिन दोनों सेंटेंस को कनेक्ट कर रहा है। वाइल ही इज पुअर ही स्पेंड्स अ लॉट सही है, लेकिन बट ही इज पुअर ही स्पेंड्स अ लॉट गलत है। मतलब वाइल आपका स्टार्टर है। ये बात सभी को क्लियर है? तो वाइल जो फर्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स हैं, जिन्होंने प्राइमरी इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया, जो नेक्स्ट रिफॉर्म की जो फेज आएगा, वो इन चीजों को सॉल्व करेगा।
तो पहले वालों ने इनको किया, अगला वाला इनको करेगा। ये 2 सेंटेंसेस थे, ये 2 अलग-अलग पार्ट्स थे। मुझे इन दोनों को जॉइन करना था क्योंकि मुझे इसकी स्टार्टिंग में लगाना था। इसका मतलब मैं हाउएवर और नेवरदलेस नहीं लगा सकती थी। मुझे सिर्फ और सिर्फ व्हाइल ही लगाना था। अब अगली बात करते हैं डिस्पाइट की। मैम डिस्पाइट क्यों नहीं हो सकता? अच्छा पहली बात तो डिस्पाइट भी स्टार्टर होता है। डिस्पाइट भी क्या होता है? डिस्पाइट भी स्टार्ट होता है, बट डिस्पाइट के साथ एक प्रॉब्लम होती है। डिस्पाइट के साथ क्या प्रॉब्लम होती है? थोड़ी सी गहराई में ले जाऊँ? ले जाऊँ? चले जाओगे गहराई में मेरे साथ? चलो, ये जो डिस्पाइट होता है ना, ये एक प्रीपोजिशन होता है। डिस्पाइट का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है? प्रीपोजिशन। और जब भी कोई प्रीपोजिशन होता है, उसके आगे कभी भी मेन वर्ब नहीं आ सकता। मैम ये क्या बात बोल दी आपने? हमको तो सब कुछ ऊपर से चला। बड़े एक अच्छे एग्जांपल से समझ। चलो, मैंने बोला ही वेंट टू द पार्टी एन्जॉयड। इस सेंटेंस में गड़बड़ क्या है? आई एम इन माय रूम वेंट केम डिस्पाइट ही वेंट। इन सेंटेंस में गड़बड़ क्या है? मैंने 3 सेंटेंस लिखे, तीनों गलत थे। गड़बड़ क्या थी समझते हैं। टू एक प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। ये मैंने आपको बेसिक क्लास हुई थी ना ग्रामर ग्रामर में उसमें समझाया था। प्रीपोजिशन के बाद हमेशा क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। बहुत ध्यान से समझना जो नए बच्चे हैं। चलो, एन्जॉयड वर्ब है। वर्ब से पहले सब्जेक्ट आता है। तो ये सब्जेक्ट हो गया। तो ये जो पार्टी है, ये टू का ऑब्जेक्ट है और ये वर्ब का सब्जेक्ट है। और एक ही शब्द ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट सेम टाइम पे नहीं हो सकता। वर्ब से पहले जो नाउन प्रोनाउन आता है वो उसका सब्जेक्ट होता है। प्रीपोजिशन के बाद जो नाउन प्रोनाउन आता है वो उसका ऑब्जेक्ट होता है और एक ही शब्द सेम टाइम पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम टाइम पे नहीं हो सकता। आई एम इन माय रूम इन प्रीपोजिशन आ गया। वेंट वर्ब थी। वर्ब से पहले जो आता है वो सब्जेक्ट होता है। प्रीपोजिशन के बाद जो आता है वो ऑब्जेक्ट होता है और एक ही शब्द सेम टाइम पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। डिस्पाइट एक प्रीपोजिशन है। वेंट एक वर्ब है। वर्ब से पहले आता है सब्जेक्ट होता है। प्रीपोजिशन के बाद आता है ऑब्जेक्ट होता है और एक ही वर्ड सेम टाइम पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होता। तो ये तीनों के तीनों। तो जब भी आप डिस्पाइट लगाओगे, आप उसके साथ उसके आगे कभी भी वर्ब नहीं लगा सकते। क्यों? अगर वर्ब लगाओगे तो उससे पहले वाला नाउन प्रोनाउन सब्जेक्ट बन जाए। जिन लोगों को बात नहीं समझ में आई है, ग्रामर ग्रंथ की बेसिक वाली क्लासेस देखना। जहाँ पे मैंने सेंटेंस का स्ट्रक्चर समझाया। तो जब आप ग्रामर ग्रंथ की बेसिक वाली क्लासेस देखोगे, जहाँ पे मैंने सेंटेंस का स्ट्रक्चर समझाया है, वहाँ पे आपको ये डाउट क्लियर। तो डिस्पाइट के साथ क्या प्रॉब्लम थी? डिस्पाइट के साथ प्रॉब्लम ये थी यहाँ पे कि अगर मैंने यहाँ पे डिस्पाइट लगा दिया मान, तो एड्रेस वर्ब थी। वर्ब से पहले जो आता है वो सब्जेक्ट होता है। क्योंकि डिस्पाइट प्रीपोजिशन था, प्रीपोजिशन के बाद जो नाउन आता है वो ऑब्जेक्ट होता है। तो रिफॉर्म्स डिस्पाइट का तो ऑब्जेक्ट हो गया, एड्रेस का सब्जेक्ट हो गया और एक ही शब्द एक टाइम पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होता। इसका मतलब डिस्पाइट है। सिंस क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि रिजल्ट और रीजन नहीं है। सिंस रिजल्ट और रीजन को कनेक्ट करता है। मैं क्लास में हूँ क्योंकि मुझे आप लोगों को पढ़ाना है। आई एम हियर सिंस आई वांट टू टीच। तो सिंस रिजल्ट को रीजन से कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे रीजन रिजल्ट नहीं है, यहाँ पे दो अलग-अलग बातें हो रही हैं। यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन की बात हो रही है, यहाँ पे नेक्स्ट फ्रेज की बात हो रही है, यहाँ पे पहले वाले की, आगे वाले की बात हो रही है। तो अलग-अलग टॉपिक्स की बात हो रही है। इसलिए सिंस नहीं लगा सकते, कॉन्ट्रास्ट काट कनेक्ट। जिन बच्चों को ये चीज नहीं समझ में आई है, प्लीज एक बार ग्रामर ग्रंथ में। अगला स्ट्रेंथनिंग। अगर हम स्ट्रॉन्ग बनाते हैं इन ऑपरेशनल डायमेंशंस को, इन चीजों को, ये जरूरी होगा जिससे कि हम पॉलिसी की किस चीज को रिजल्ट में कन्वर्ट कर पाए। आउटकम्स मींस रिजल्ट, सस्टेन मींस लगातार जो चीजें चलती रहती हैं उसको बोलते हैं सस्टेन। पॉलिसी का मकसद, जेस्चर का मतलब होता है दिखाने दिखाने की बात, सिंबॉलिक एक्शन। तो जेस्चर तो नहीं हो सकता, दिखाने दिखाने की चीज तो नहीं। आपको कोई जेस्चर होता है मतलब आपका कोई दिखाने दिखाने की चीज है। इंपल्स का मतलब भी क्या होता है? एक तरीके से आपकी विम। विम क्या होता है? विम और इंपल्स मींस आप अभी कुछ सोच रहे थे, अचानक से कुछ और सोच रहे हैं। आपकी सनक को क्या बोलते हैं? आपकी सनक को आपका इंपल्स या फिर आपका विम बोलते हैं। इसका मतलब क्या? अचानक से आपको कुछ मूड कर गया करने का, सडन चेंज ऑफ माइंड। या तो मुझे यही करना है। मिस्टर ट्रम्प को बोलते हैं कि वो बहुत इंपल्सिव लीडर है। इंपल्स से शब्द बना इंपल्सिव, विम से वर्ड बना विम्सिकल। विम्सिकल, इंपल्सिव, दोनों शब्द क्या है? एडजेक्टिव्स हैं। दोनों का मतलब क्या है? सन की। मूड, पॉलिसी का कोई मूड नहीं होता इंसानों का मूड। पॉलिसी का इंटेंट, पॉलिसी मकसद के लिए बनाई जाती है कि उस चीज को पूरा किया। आंसर इज ए। रेडी फॉर द नेक्स्ट वन? अगले के लिए तैयार? चलिए, ऑल द बेस्ट। इडियम एंड फ्रेजेस के क्वेश्चंस हैं। मुझे उम्मीद है आप लोग सही आंसर देंगे। चलो, ऑल द बेस्ट। डायरेक्शंस बता देती हूँ। आपको वो सेंटेंस बताना है जिसमें वो इडियम सही तरीके से यूज हुआ है। तो यहाँ पे इडियम लिखा हुआ है। जिस जिस सेंटेंस में वो इडियम सही तरीके से यूज हुआ है, वो आपको बताना है कौन सा सेंटेंस।
फेजेस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। अब जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ईडब्ल्यू फेजेस आएंगे ही आएंगे अगर इन्वेस्टर्स में। गोल्डन हैंडशेक का मतलब होता है कोई इंसान ना जॉब छोड़ रहा है, रिटायरमेंट ले रहा है, जॉब छोड़ रहा है, इतने सालों से काम किया, तो उसको बहुत अच्छा खासा पैसा दिया जाता है जब वो जॉब छोड़ो, तो उसको आप क्या बोलते हो? उसको बोलते हो गोल्डन हैंडशेक, मतलब बहुत अच्छा खासा पैसा जो इंसान को दिया जाए जब वो इंसान कंपनी छोड़ता है, लार्ज सम ऑफ मनी पे टू द पर्सन जब वो क्या करता है लीव कर देता है। तो बहुत बार रिटायरमेंट के टाइम पे बहुत बार कंपनी डाउनसाइज कर रही होती है, कंपनी निकाल रही होती है, तो वो अपने आप छोड़ देता है। तो मर्जर के बाद जब दोनों कंपनीज मर्जर हो गई मिल गई, तो बहुत सारे सीनियर एग्जीक्यूटिव्स को गोल्डन हैंडशेक मिला, बहुत अच्छा खासा पैसा मिला एज पार्ट ऑफ द वॉलंटरी रिटायरमेंट के लिए, खुद से ही रिटायरमेंट लिया। ठीक है? जो करंट ऑफिशियल था वो पकड़ा गया, वो क्या एक्सेप्ट कर रहा था? गोल्डन हैंडशेक से ब्राइब ले रहा था, रिश्वत ले रहा था, रिश्वत को क्या बोलते हैं? ब्राइब। लोग क्या कर रहे थे? उसके ग्रीस ग्रीस का काम कर रहे थे। ग्रीस का काम का मतलब क्या होता है? रिश्वत देना। तो रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया जब वो कॉन्ट्रैक्टर से रिश्वत ले रहा था टेंडर देने में, गलत हो गया। बोर्ड ने जाते हुए सीईओ को बहुत ही अच्छा खासा पैसा दिया क्योंकि उसने 2 साल सर्विस दी थी। आंसर इज व्हाट? सी बोथ ए। अगला, कुक द बुक्स मींस आप कुछ गड़बड़ घोटाला कर रहे हो। फॉल्सिफाई अकाउंट्स, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ घोटाला कर रहे हो मींस आप क्या कर रहे हो? बुक्स को कुक कर, बहुत ज्यादा प्रेशर के अंदर ये प्रॉफिटेबिलिटी दिखानी है, तो जो रोग रोग मींस करप्ट, तो जो गलत ट्रेडर्स थे उन्होंने षड्यंत्र रचा, कंस्पायर मींस षड्यंत्र रचा कि वो बुक्स को कुक करेंगे, अकाउंट्स में घोटाले करेंगे, इतना लॉस जो हुआ है मिलियंस का उसको छुपा देंगे शेल कंपनीज के पीछे घोटाले करेंगे। सही है? इन्वेस्टर्स को केयरफुली कुक द बुक करना चाहिए? नहीं, केयरफुली एनालाइज करना चाहिए, इवैल्यूएट करना चाहिए। कुक द बुक क्यों करना चाहिए इन्वेस्टर को? आप किसी को सजेशन दे रहे हो तो कोई घोटाला करने की सजेशन थोड़ी ना दोगे। तो इन्वेस्टर्स को बहुत ही केयरफुली चलना चाहिए, ट्रेड भी बोलते हैं, ट्रेड का मतलब बहुत केयरफुली आगे बढ़ना चाहिए। जब वो क्वार्टरली रिपोर्ट्स को एनालाइज करें, किसी को समझ जाए जो हल्की-हल्की सडनली बहुत ही हल्की-हल्की सी वार्निंग आ रही है मैनेजमेंट के द्वारा, जो मैनेजमेंट बता रही है कि आगे रिस्क हो सकता है। जब घोटाला सबके सामने आया, स्कैंडल घोटाला, तो जब घोटाला सबके सामने आया, तो जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है, जो सरकार थी या फिर जो रूल्स रेगुलेशंस बना रही थी, उसने डिसाइड किया कि वो बुक्स को कुक करेगी परपेट्रेटर्स पे। रेगुलेटरी अथॉरिटी क्यों करेगी? भाई घोटाला करने वाले करेंगे फॉल्सिफाई। जिससे कि अच्छे से एग्जांपल सेट हो जाए पूरी इंडस्ट्री से। उन्होंने डिसाइड किया पनिश करेगी, डिसाइडेड टू पनिश द परपेट्रेटर। परपेट्रेटर्स कौन? तो षड्यंत्र करते हैं। तो षड्यंत्र जो रचते हैं उनको क्या बोलते हैं? परपेट्रेटर्स। तो वो क्या करेगी? उनको पनिश करेगी। पनिश का इडियम क्या होता है? जब किसी को पनिश करते हो, कुछ दिन पहले रोल में पढ़ा था, आप लोगों को याद होगा, किताब फेंक के मारना, थ्रो द बुक। किसी के ऊपर किताब फेंक के मारने को क्या बोलते हैं? पनिशमेंट। तो उन्होंने क्या बोला कि हम क्या करेंगे? पनिश करेंगे। तो आंसर क्या हो गया? आंसर इज ओनली अब बोर्ड कौन इंसान तो एकदम ऑनेस्ट होता है। तो कोई भी इंसान अब बोर्ड है मतलब बिल्कुल ऑनेस्ट है, बिल्कुल सही है, कभी भी कोई भी गड़बड़ नहीं करेगा। तो ड्यू टू द बजट कट, क्योंकि बजट को कट किया गया, तो जो कंपनी ने अनाउंस किया, क्या कंपनी ने अनाउंस किया कि वो 10% सैलरी रिड्यूस कर देगी। अब बोर्ड ऑनेस्टली ऑनेस्टली सैलरी रिड्यूस करेगी, क्या बात है? ऑनेस्ट तरीके से सैलरी रिड्यूस करेगी। हर किसी को अफेक्ट करेगी वो चीज़, इंटर्न्स को भी, एग्जीक्यूटिव। गलत हो गया। एंश्योरिंग दैट इस बात की गारंटी लेते हुए कि सारे ट्रांजैक्शंस जितने भी हो रहे हैं पूरे ऑनेस्ट तरीके से हो रहे हैं। तो इस बात की गारंटी लो कि जितने भी लेन-देन हो रहे हैं सब ऑनेस्ट तरीके से हो रहे हैं। ये बहुत जरूरी है इस चीज़ को बनाए रखने के लिए, विश्वास बनाए रखने के लिए इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स का इमर्ज करती हुई डेवलप होती हुई मार्केट्स। जो रेगुलेटर्स थे उन्होंने बहुत अच्छे से जांच करी डील की महीनों तक, लेकिन उन्होंने इस बात को ही कंक्लूड किया कि जो मर्जर हुआ है वो पूरी तरीके से ऑनेस्टली हुआ है। मर्जर कैसा हुआ है? एकदम ऑनेस्टली हुआ है और उसने फॉलो किया है सारे के सारे लॉस को, सारे जो भी एंटी ट्रस्ट लॉस है सबको फॉलो किया। मर्जर एकदम ऑनेस्ट वे में हुआ है, ट्रांजैक्शन एकदम ऑनेस्ट वे में हुआ है, कहीं घोटाला नहीं हुआ। आंसर इज बी। ब्लीडिंग एज, एज का मतलब होता है एडवांटेज। आपको एडवांटेज तो है, कोई नई टेक्नोलॉजी तो आई है, बट आपको नुकसान वाला है, रिस्क है उसमें, रिस्की है। तो कोई भी टेक्नोलॉजी अगर अच्छी तो होती है, एडवांस तो होती है, लेकिन रिस्की भी होती है साथ ही साथ। एडवांस तो है, लेकिन वो टेक्नोलॉजी रिस्की भी है, तो उसको बोलते हैं ब्लीडिंग एज टेक्नोलॉजी। तो अगर बहुत ही रिस्की टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करते हो तो बहुत रिस्क होता है, लेकिन आपको फायदा भी हो सकता है। फिनटेक स्टार्टअप जो काम कर रहा है बहुत ही रिस्की ब्लॉकचेन सॉल्यूशंस पे, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स, इसमें भी टेक्नोलॉजी है, ब्लीडिंग एज टेक्नोलॉजी, ब्लीडिंग एज सॉल्यूशंस, रिस्की टेक्नोलॉजी। उसकी बुराई करना, उसने इतनी ज्यादा बुराई करी कि मुझे वो रिस्की टेक्नोलॉजी जैसा लगा नहीं, टेक्नोलॉजी कोई बात नहीं हुई, हर कोई इंसान बुरा मान गया। आंसर बस ये। होल्ड ऑल द एसेस, एसेस क्या होता है? एक आप ताश खेल रहे हो और आपके पास सारे के सारे के हैं, मतलब फायदा ही फायदा है। और आपके सारे के सारे एसेस हैं, सारे के सारे के हैं, तो आप एक बहुत ही एडवांटेजियस पोजीशन। तो वो अपनी स्ट्रैटेजी सबके सामने नहीं रख रहा था, अनविलिंग टू रिवील स्ट्रैटेजी टू अर्ली, उसने अपनी स्ट्रैटेजी बताने से मना कर दिया। तो कैंडिडेट ने डिसाइड किया कि वो सारे के सारे एसेस को होल्ड करेगा और अनक्लियर रहेगा अपनी पॉलिसीज को लेके। ये वाले बच्चों क्या हुआ? सारे एसेस को होल्ड करेगा, क्या आएगा? डिसाइडेड टू कीप हिज कार्ड्स क्लोज टू हिज चेस्ट। इसका मतलब क्या होता है? अपने पत्ते ना खोलना। उसने डिसाइड किया कि वो अपने पत्ते खोलेगा ही नहीं, वो किसी को बताएगा ही नहीं चीज़ों को, हर चीज़ को लेके वो क्लियर नहीं रहेगा, अनक्लियर रहेगा। तो वो अपनी स्ट्रैटेजी बता नहीं चाहता था, इसलिए उसने अपने सारे ताश के पत्ते अपने चेस्ट के पास रखे, मतलब छुपा के रखे। अपने पत्ते किसी के आगे नहीं खोले, अपनी पॉलिसी के बारे में क्लियरली बात नहीं करी उसने। उसने डिसाइड किया कि वो सारी चीज़ों को छुपा के रखे। कटिंग एज टेक्नोलॉजी होती है एकदम एडवांस टेक्नोलॉजी, ब्लीडिंग एज टेक्नोलॉजी होती है एडवांस के साथ रिस्की। अभी जो करंट डिस्कशन हो रहा है, ऐसा लगता है कि सप्लायर के पास सारा का सारा फायदा है क्योंकि वो इकलौता प्रोवाइडर है उस चिप का। क्योंकि वो इकलौता प्रोवाइडर है, इसका सारा का सारा फायदा उसी के पास, सारी की सारी अच्छी बातें, अच्छी मतलब एडवांटेज पोजीशन है, बहुत अच्छी पोजीशन पे। एक बहुत ही स्ट्रांग मार्केट शेयर है और एक बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी है। तो जो कंपनी है इसके पास सारा का सारा केसेस है, सारा का सारा फायदा इसी का, बहुत अच्छी पोजीशन में है ये अपने कॉम्पिटिटर्स के अगेंस्ट, क्योंकि सारा शेयर भी इसके पास है, टेक्नोलॉजी भी इसके पास है, तो एक बहुत ही एडवांटेज पोजीशन पे ये है। सर सी और बी। चलो नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस फॉर ऑल, आखिरी 2 सवाल सबके पास, ऑल द बेस्ट एवरीवन। लेट्स सी। एक्सीलेंट का मीनिंग होता है अर्जेंट, आज ही पढ़ा था सुबह ट्यूटोरियल में। एडी लाइक जो बहुत कम शब्दों का इस्तेमाल करता हूं, बीएनई। टेनोस मींस बहुत कमजोर, फ्लिंसी, आज ही पढ़ा था ट्यूटोरियल में, बहुत कमजोर। सीएनएफ, एडीबी, सीएनएफ, एएफ में, एफए, हां एडीबी। नेक्स्ट, इंसीडियस मींस जो चुपके से अटैक कर दे, एएनई। क्लैंडस्टाइन चुपके से काम हो रहा है, आज ही पढ़ा था टीएनएफ। ओवरट आज ही पढ़ा था, ओपन, टीएन। सीएनई नहीं है, टीएनएफ है, एएनई है, एएनडी नहीं। आंसर इज, फिर आंसर इज बी। हां जी, स्कोर्स एवरीवन, क्या क्या स्कोर्स है क्या क्या क्वेश्चंस में? मजा आया आज के सेशन में? डिड यू एंजॉय टुडे सेशन एवरीवन? आई होप यस। अब हम मिलेंगे कल की क्लास में, जहां पे हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। कोई दिक्कत, कोई दुविधा, कोई परेशानी किसी तरह की? आप लोगों से रिक्वेस्ट, पता नहीं ऐसा क्यों होता है, जैसे ही 1 घंटा होता है ना, हम सब बहुत सारे बच्चे कमेंट करने लग जाते हैं, मैम छुट्टी दे दो, छुट्टी दे दो, छुट्टी दे दो, छोड़ दो, छोड़ दो। तो मुझे बस यही रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपको नहीं पढ़ना होता ना, तो आप अपने आप क्लास छोड़ दिया करो। बट क्लास का ना फ्लो मत खराब कीजिए प्लीज। मैं समय देख के नहीं पढ़ाती कि आपको 1 घंटे पढ़ाना है या 1 घंटे 5 मिनट। अगर आप समय देख के पढ़ रहे हो तो इसका मतलब फुल फोकस पढ़ नहीं रहे, आप सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए पढ़ रहे हो। तो प्लीज फॉर्मेलिटी के लिए मत पढ़ो, अपना इतना इंपॉर्टेंट टाइम मत वेस्ट करो। लाइफ एक ही मिली है, समय एक, समय बहुत की, क्यों वेस्ट कर रहे हो पढ़? अगर सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हो तभी पढ़ो, समय वेस्ट करने। और सिलेक्शन के लिए पढ़ने का मतलब